दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पांचवा भाग सॉल्व करेंगे। इसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य और संघ क्षेत्र, नागरिकता तथा मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। दोस्तों आज की वीडियो जो हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947 को। तो सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था यही कमोबेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में उसको शामिल किया गया था दोस्तों। और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है आपके बी.आर. अम्बेडकर, जी.बी. पंत, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन है आपके न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और संघीय। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है संघीय। संघीय शब्द जो है, फेडरल शब्द जो है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसके अलावा न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व शब्द ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, संघीय या लोकतांत्रिक। तो सही उत्तर है संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संघीय शब्द जो है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनैतिक समानता शब्द जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं किया गया है। राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और बनता है दोस्तों, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जो सामान्य अवधारणा है संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका को माना गया है। लेकिन यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कथन पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो वो है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। ऑप्शन देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर प्रस्तावना।
तो सही उत्तर है भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार संविधान की प्रस्तावना को माना गया है। और यही कारण है कि बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने की एक कुंजी है और ये संविधान निर्माताओं को विचारों के जानने की एक कुंजी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 2 बार, 1 बार, 4 बार और 10 बार। तो सही उत्तर क्या है आप बताइए। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको केवल 1 बार संशोधित किया गया है और ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बुल में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष संशोधित करके जोड़ा गया था। ऑप्शन है 1975, 1976, 1984 या 1985। तो सही उत्तर है 1976। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 की एक खासियत ये है कि जितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं उनमें ये सबसे बड़ा है और इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन देखिए 1975, 76, 77 या 78। तो सही उत्तर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है। ऑप्शन देखिए हम भारत में निवास करते हैं, भारत संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो इनमें से सही कूट का चयन आपको करना है। तो इसमें देखिए जो हम भारत के लोग का मतलब ये हो जाएगा कि हम भारत में निवास करने वाले लोग और संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। तो ये 3 जो ABC हैं दोस्तों ये हम भारत के लोग का तात्पर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक। दोस्तों यदि आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे जो शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे कहीं भी उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उदारवादी शब्द नहीं है। तो सही उत्तर उदारवादी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं राज्य और संघ क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है कि तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। 121, 119, 117 या 90। तो सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 120 है। 120 सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा जो है विधानसभा में सीटों की संख्या। और सही उत्तर अगर जो देखें तो विकल्प बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ था। ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1956 को, इसके अलावा 26 जनवरी 1957 या 15 अगस्त 1958 को। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और आप जानते हैं भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर राज्य का विभाजन जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यूपी में आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन में 10 नहीं है, लेकिन आप याद रखिए 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है यूपी में। और लास्ट में 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी था। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं सही है। 10 बार उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 स्टेट और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे? तो जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना तो कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एक राज्य कम हो गया, 29 में से एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन देखिए 3 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश 2 को मिलाकर 1 में कर दिया गया। तो जो है 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक प्रदेश घट गया, 8 हो गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है अब भारत में कुल हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 8 संघ शासित प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? तो ये स्थिति अनुच्छेद 370 के तहत था, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये प्रश्न एक तरह से प्रासंगिक नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो डी है आपका, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1927 में भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन देखिए 1954, 1967, 1955 और 1976। तो दोस्तों आप जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है निर्माण हुआ था। तो ये जो वर्ष है वो था 1953 और 1953 इन ऑप्शंस में से कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? तो लक्षद्वीप की राजधानी याद रहनी चाहिए आपकी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों आपकी कवरत्ती है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? ऑप्शन है सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधी और संस्कृत। ये जो 2 भाषाओं का युग्म है सिंधी और संस्कृत, इसका उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। दोस्तों अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं संबंधी उपबंध करता है। तो ये आप जानकारी रखिएगा, 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत का संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है?
भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो सही उत्तर है दोस्तों भाग 2। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन है संसद, संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राज्य विधानमंडलों को? तो दोस्तों सही उत्तर है नागरिकता संबंधी विधान या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है? ऑप्शन है आपके चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद एवं राज्य विधायिका? तो सही उत्तर है संसद। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु जो शर्तें हैं उनको निर्धारित करता है। पांचवा प्रश्न है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए 1954, 1953, 1955 या 1952? तो सही उत्तर है दोस्तों 1955 में प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। और ये जो है दोस्तों ये संशोधन दोस्तों जो किया गया था नागरिक अनुच्छेद 11 में वर्णित है कि संसद जो है नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। और एक जानकारी और आपको दे दें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। तो ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? तो सही उत्तर है 1955 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति और संविधान प्रारंभ होने का अधिकार? तो सही उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये कहते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता जो है कितने तरीकों से, 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म, रक्त संबंध, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण या किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा। तो ये भौगोलिक आधारित उत्पत्ति के आधार पर नागरिकता आधारित है भारत में। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा साधन है? तो देखिए जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर या प्रधानमंत्री की कृपा पर? तो सही उत्तर है जन्म के आधार पर भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण खंड मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा दोस्तों। मौलिक अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? आप जानते हैं भाग 3 में भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं या भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था या वर्णन किया गया है। प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त करके वर्तमान में नागरिकों के कुल 6 मूल अधिकार बचे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर है दोस्तों संसद। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति संसद को है और संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप जानते हैं संसद को ये शक्ति प्राप्त है। और भारतीय संविधान में कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा या अधिकार परीक्षा। तो सही उत्तर है सर्व क्षमा जो है ये भारतीय संविधान के अनुसार
संवैधानिक उपचारों में शामिल नहीं है। दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी करने की व्यवस्था, उसमें याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। इसमें सर्वक्षमा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार दोस्तों बाल श्रम बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में वर्णित है और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन आदि में नियोजन करने को निषिद्ध किया गया है और ये बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला मौलिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है? तो सही उत्तर क्या है? जीवन का अधिकार। इसमें हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जीवन के अधिकार को ये आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि इसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान नहीं छीना जा सकता है? तो आप जानते हैं ये है जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है धर्म के अनुसरण और प्रचार का अधिकार दोस्तों। इसके अलावा देखिए टैक्स लगाना या राजकीय निधि का धर्म के प्रोत्साहन या आरक्षण में उपयोग करना, धर्म के मामलों में प्रबंधन और धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों का व्यवहृत करना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग और धर्म के मामलों में जो है धार्मिक निर्देशों को व्यवहृत करना, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, 2 और 4 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो ये था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और पहले जहां पर नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, अब उनकी संख्या 6 रह गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता या किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसमें से पूछ रहा है कौन स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है। तो जहां नहीं शब्द पूछता है उस प्रश्न पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में दोस्तों संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, जबकि पूरे देश में स्वतंत्र और आबाद रूप से भ्रमण, बिना हथियार संगम या संघ करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद
किस रूप में जो है ये स्थापित किया गया है। ऑप्शन है कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, न्यायसंगत अधिकार के रूप में या फिर अन्यायसंगत अधिकार के रूप में। तो दोस्तों पहले जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विधि के समक्ष समता, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ये मात्र विधिक या कानूनी अधिकार है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार सूचना के अधिकार के विषय में सही है। कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है। देखिए इसमें से एक जो है एक कथन सही होगा। यह एक मौलिक अधिकार है, न तो मौलिक अधिकार है न विधिक अधिकार है। यह मौलिक और विधिक दोनों अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार है। तो सही उत्तर है दोस्तों सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक या लीगल राइट्स है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को ये प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है, जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण गारंटी देते हैं। दोस्तों 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द मैंडेमस जिसको परमादेश कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है सशरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायालय में वाद को हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना या हम आदेश देते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों कि लैटिन शब्द मैंडेमस जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं ये लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ होगा। ये एक रिट है। अगला प्रश्न है एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख कौन सा होता है। क्वा वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण लेख। तो सही उत्तर है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसे व्यक्ति को जिसको अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसको मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही कूट का चयन करना है आपका। तो देखिए यहाँ पर निषेध या प्रतिषेध जो होगा दोस्तों, निषेध या प्रतिषेध इसका हो जाएगा आपका स्थगन आदेश। तो मिला लीजिए ए का डी हो जाएगा। उत्प्रेषण लेख इसका हो जाएगा दोस्तों प्रमाणित होने के लिए। इसके अलावा परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। तो ये आपका ए का 4, बी का जो है 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए हो जाएगा और इस आधार पर सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए। ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे। तो सही उत्तर है यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब जो है अधिकतम 48 घंटे में मिलने का प्रावधान जन सूचना अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है। ऑप्शन देखिए समानता के अधिकार, 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है, जबकि समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण खंडों जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य और संघ क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकारों से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो आपके विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन की राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ जो जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ परीक्षाएं हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।